अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का चैप्टर है डज़ ही रिमेंबर वो डिस्कस करेंगे। एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, तो शुरू करते हैं। ऑथर की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई इन्होंने, तो हम भी फिर डायरेक्टली शुरू कर देते हैं। माइक स्टूड वेटिंग एट द गार्डन गेट। देयर वॉज अ पैडलॉक एंड चेन ऑन द गेट। इट वॉज फर्मली लॉक्ड। माइक खड़ा इंतज़ार कर रहा था गार्डन के गेट पर। गार्डन गेट यानी वो दरवाज़ा जो आगे जाके किसी गार्डन में खुल रहा था। एक्चुअली तो ये घर का दरवाज़ा था, लेकिन घर के दरवाजे के पार गार्डन था। गार्डन के बाद फिर आगे जाके वो बिल्डिंग थी जिसमें रिहाइश थी किसी की। तो गार्डन गेट पे खड़ा वो इंतज़ार कर रहा था। एक ताला लगा हुआ था, जो नॉर्मल ताला जैसे बना हुआ है। नॉर्मल हमारे ताले होते हैं, इनको पैडलॉक कहते हैं। एक तो डोर लॉक होते हैं जो दरवाजे के अंदर फिक्स होते हैं। ये पैडलॉक होता है जो कि अलग से निकाला और अलग से लगाया जा सकता है। तो पैडलॉक को हम खाली ताला ही बोलेंगे। तो और ताला भी जंजीर में लगा हुआ था। देयर वाज अ पैडलॉक एंड चेन ऑन द गेट। तो दरवाजे पे जंजीर के ज़रिए से दरवाज़ा बंद किया गया था। जंजीर से बंद करके फिर जंजीर पे ताला लगा दिया गया था। इट वाज फर्मली लॉक्ड। बड़ी सख्ती से, बड़ा ठीक से, मजबूती से बंद था। ऑन द वॉल बिसाइड द गेट देयर वाज अ लार्ज राउंड बटन। गेट के साथ वाली दीवार पर एक बड़ा सा गोल बटन था। अबव द बटन देयर वाज अ साइन दैट सेड। इस बटन के ऊपर एक साइन यानी एक तख्ती लगी थी। यहाँ पे साइन वैसे तो निशान को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन का मतलब है तख्ती लगी थी और सैड उस पर लिखा था। दैट सैड उस पर लिखा था। अब देखिए तख्ती है तो तख्ती बोलेगी तो नहीं ना, तख्ती पे लिखा था बेल, कि ये घंटी है। माइक हैड ऑलरेडी प्रेस्ड इट वंस। माइक ने उसको पहले ही एक दफ़ा दबा चुका था। बट ही नाउ बट ही नाउ प्रेस्ड इट अगेन। लेकिन फिर उसने उसको दोबारा दबाया। He had thought about climbing over the gate and entering the compound, but he knew that the large sign on the gate meant what it said. उसने सोचा था, उसने इस बारे में गौर किया था कि क्यों ना मैं ऊपर चढ़ के गेट को फलांग लूँ और कंपाउंड में दाखिल हो जाऊँ। कंपाउंड अगेन, अगर घर बड़े होते हैं तो डायरेक्टली दरवाजे के बाद घर नहीं शुरू हो जाता, बल्कि घर थोड़ा आगे जाके होता है। उस मेन दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद जो है वो एक कुछ गार्डन सा एरिया होता है, कोई कार पार्किंग का एरिया होता है, उसके बाद जाके मेन घर आता है। तो उस कार पार्किंग या उस गार्डन के एरिया में छलांग मार के चला जाऊँ। लेकिन वो जानता था कि ये जो तख्ती लगी है दरवाजे के बाहर, जो उस पे लिखा है वो हकीकत है। मेंट व्हाट इज सेड, यानी उस पे जो कह रहा है वो यकीनी बात है। ठीक है, तो तख्ती पे जो लिखा था वो हकीकत थी, वो जानता था। वो क्या लिखा था? बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से होशियार। Below the lettering of this sign, someone had scrawled, और इन हरूफ के नीचे किसी ने जल्दी में लिख दिया था। स्क्रॉल का मतलब जल्दी से अननीट राइटिंग में लिख देना। दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट। अरे भाई, अगर तुमने ना मानी ये बात तो क्या होगा? दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट। वो तुम्हें अपना नाश्ता समझ के खा जाएंगे, मतलब ख़तरनाक कुत्ते हैं। माइक थॉट दिस वॉज अम्यूजिंग। माइक ने सोचा ये बड़ी हैरत अंगेज सी बात है, लेकिन बट ही ऑल्सो न्यू दैट इट माइट बी ट्रू। लेकिन वो ये बात जानता था कि ये सच हो सकती है। जजिंग बाय द बार्किंग ही कुड हेयर कमिंग फ्रॉम द हाउस। जो अंदर से भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं, उससे उसको वो अंदाज़ा लगा सकता था। यहाँ पे जज करने का मतलब होगा अंदाज़ा लगाना, ये फैसला कर सकना कि भाई हाँ, अंदर वाकई ये जो साइन है ना सही हो सकता है, अंदर से बहुत भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क। तो वो वैसे भी ये कदम नहीं उठाना चाहता था, ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि अपने आप को ख़तरे में डाले। ठीक है, ये ख़तरा नहीं मोल लेना चाहता था। एंड बिकम फूड फॉर दीज क्रीचर्स, और ये नहीं चाहता था कि वो इन चीज़ों का खाना बन जाए। क्रीचर्स कहते हैं किसी भी जानदार चीज़ को क्रीचर्स कहा जा सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए जो कि अंदर बंद भौंक रही थी, मैं वो उनका खाना नहीं बनना चाहता था। बिसाइड ही वॉज नॉट टू ओल्ड टू बी क्लाइंबिंग ओवर गेट्स। और वैसे भी अब उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी कि वो दरवाजे फलांग सकता होता। दरवाजे फलांगने के हिसाब से बच्चा नहीं रहा था वो। Perhaps the dog had heard the bell ringing again, or possibly they had sensed their prey. शायद या तो कुत्तों ने बेल के बजने की दोबारा आवाज़ सुन ली थी, या फिर उन्होंने महसूस कर लिया था कि अब उनका शिकार आ गया है। For the baying became more frantic, क्योंकि वो जो भौंकना था ना ज़ोर ज़ोर से लंबा लंबा, वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था। फ्रैंटिक होता है बहुत ज़्यादा जज्बात में आ जाना किसी का ना, और जज्बाती हो गया और बहुत ज़्यादा गुस्से से भौंक रहे थे। इट वॉज नॉट अ येल्प। ये कोई हल्की फुल्की भौंकनी थी जो पपीज़ भौंकते ना, यप यप करके, पौ पौ करके। और नो और अ हाउल,
या ये किसी भेड़िए की भौंकने की तरह से आवाज़ नहीं थी, हाउ का आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक अजीब व गरीब किस्म की, बट अ डीप थ्रोटेड, बड़े बड़े भारी किस्म की, डीप थ्रोट कहते हैं भारी आवाज़ को, एंड अ प्रोलॉन्ग बेंग, और बड़ी लंबी लंबी सी भौंकने की आवाज़ें थी। "आउ, आउ", ऐसे करके शायद कुछ अजीब सी आवाज़ें होंगी, मैं तो इमिटेट ही कर सकता हूँ। द एनिमल्स वर ऑब्वियसली हंग्री, ये बात यकीनी थी कि वो जानवर भूखे थे, ऑब्वियसली यकीनी बात थी। माइक वेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज, माइक ने वहाँ इंतज़ार किया, फिर उसने सोचना शुरू कर दिया उन गुजरे वक्तों के बारे में, गुजरे दिनों के बारे में। ही शिफ्टेड फ्रॉम वन फुट टू द अदर, वो कभी एक पाँव पे अपना वजन डालता है, कभी दूसरे पे। शिफ्टेड का मतलब कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। थक जाते हैं तो हम करते हैं ना, एक पाँव पे वजन डालते हैं, फिर दूसरे पाँव पे वजन डालते हैं। थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन्स ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, वो तमाम मौक़े उसको याद आ रहे थे जब उसने इस घर का दौरा किया था, विजिट किया था, या घूमने के लिए आया था, या मिलने आया था। दोज वर द गुड ओल्ड डेज, वो बड़े अच्छे पुराने दिन थे। नबील वॉज सच अ गुड कंपनी, नबील इतना अच्छा दोस्त था, इतना अच्छा साथी था। यहाँ कंपनी का मतलब साथी है, साथ देने वाला दोस्त। एंड दोज डॉग्स ऑफ हिज, और वो जो कुत्ते थे उसके, दे वर लिटिल पपीज़ दैन, वो उस वक्त तो बहुत छोटे छोटे पपीज़ थे। अच्छा, कुत्तों की उम्र ज़ाहिर है इंसानों से कम होती है, तो अगर 10 साल में एक इंसान बच्चे से जवान होता है, तो 10 साल में कुत्ते की उम्र एंड होने वाली हो जाती है। बाज़ कुत्ते 12 साल, 15 साल, 18 साल ऐसे जीते हैं। तो कुत्ते की तो पूरी उम्र ही इतनी होती है जितना कि इंसान कभी बचपन से जवानी में आता है। ठीक है, तो हाउ ही हैड टीज देम, वो कितना तंग करता था इन कुत्ते के बच्चों को। जो कुत्ते छोटे छोटे होते हैं तो उनको तंग भी करो तो वो आपका क्या बिगाड़ लेंगे, छोटे छोटे से होते हैं। हाउ टाइम हैड मूव्ड ऑन, और कैसे वक्त गुजर गया ना। ही वॉज एन एडल्ट नाउ, और अब वो एक बड़ा आदमी था, बड़ा हो गया था। एट लास्ट जस्ट एज माइक वॉज बिकमिंग अ लिटिल एनॉयड, अब जबकि आखिरकार काफ़ी देर हो गई थी चूँकि, जब उस वक्त जबकि माइक अब थोड़ा बहुत तंग होना शुरू हो गया था कुछ, यार इतनी देर से खड़ा हूँ, घंटियाँ बजा रहा हूँ, एक चिड़चिड़ाहट सी आ गई थी। एन ओल्ड मैन केम स्करिंग आउट ऑफ द साइड डोर ऑफ द हाउस, तो एक बूढ़ा सा आदमी जो है वो तेज़ी से चलता हुआ, स्करिंग कहते हैं जल्दी जल्दी चलने को, तो जल्दी जल्दी चलता हुआ घर के एक साइड के दरवाजे से निकला। अच्छा, अगेन जैसे आप देखें ये लोहे का दरवाज़ा है जिसके बाहर माइक खड़ा है, तो यहाँ से अंदर का दिख रहा है कि अंदर जो घर है एक्चुअली, उस घर के अंदर से एक दरवाज़ा खुला जो साइड में से खुला, और उसमें से एक बूढ़ा आदमी तेज़ से चलता हुआ आने शुरू हो गया, नज़र आता हुआ नज़र आया। ही अपीयर्ड विद हिज अर्जेंट शफल टू बी हरिंग, देखने में तो ऐसा लग रहा था, जो उसका अंदाज था ना कि अर्जेंसी थी, बड़ी जल्दी थी उसको, इस जल्दी जल्दी में हिलजुल कर रहा था वो अपनी, तो ऐसा दिख रहा था टू बी हरिंग कि वो बहुत जल्दी कर रहा है। बट ही टुक फॉर एवर टू रीच द गेट, लेकिन उसको दरवाजे तक पहुंचने में बहुत देर लगी। बूढ़ा आदमी था ना, तो जल्दी करता हुआ दिख तो रहा था कि मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो जल्दी पहुंच नहीं पाया। तो टुक टेकिंग फॉर एवर, अब बहुत ही देर लगा देना, तो टुक फॉर एवर टू रीच, उसने पहुंचने में बहुत देर लगा दी, टू द गेट, टू रीच द गेट, दरवाजे तक। ऑन दिस सीमिंगली लॉन्ग ट्रिप, देखने में बड़ा ही लंबा सफ़र था। ही सर्च ऑल द वाइल इन वन पॉकेट आफ्टर अनदर, ये जो चलता हुआ आ रहा था, इस दौरान उसने तलाशियाँ लेनी शुरू कर दी उस पूरे वक्त में, कभी एक जेब में कभी दूसरी जेब में। व्हेन ही फाइनली रीच द गेट, और जब वो आखिरकार दरवाजे तक पहुंचा, हिज स्माइल इंडिकेटेड, उसकी मुस्कुराहट से अंदाज़ा हुआ दैट ही हैड फाउंड व्हाट ही हैड बीन लुकिंग फॉर, कि उसको वो मिल गया है जो वो ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? द की टू द पैडलॉक, वो चाबी ढूंढ रहा था इस दरवाजे के लॉक की। द ओल्ड मैन फम्बल्ड विद कीज़, अब वो बूढ़े आदमी ने चाबियों को टटोलना शुरू किया, ऐसे टटोलना कि कभी एक हाथ से निकल जाती, कभी दूसरे हाथ से निकल जाती, कोई ठीक से नहीं पकड़ पा रहे थे चाबियों को, बड़े मियाँ थे, शायद हाथ काँप रहे होंगे। एंड इन ड्यू कोर्स कहते हैं किसी काम के लिए मुनासिब वक्त लेना, अच्छा खासा वक्त लगाने के बाद ओपन द लॉक, दरवाज़ा खोल ही दिया, ताला खोल दिया। द हैवी गेट, और वो जो बड़ा भारी सा दरवाज़ा था, स्क्वीक्ड एंड स्क्रीच्ड, उसकी जो है ना रगड़ लगने की आवाज़ें जैसी आती हैं जब कोई बहुत पुराना बंद दरवाज़ा खोले जाता है, तो कैसी चरचराहट की और एक दरवाजे में से चूं चूं की आवाज़ें आती हैं, तो वो आवाज़ें आ रही थी। एंड इट वाज स्वंग ओपन, और फिर वो खोला गया। अच्छा, दरवाजे को स्विंग ओपन ही करते हैं क्योंकि दरवाज़ा लहरा के ही एक एंगल में घूम के खुलता है ना, तो दरवाजे खुलने को स्विंग ओपन, और जो पास में इसमें कहेंगे तो स्वंग ओपन। तो दरवाज़ा लहरा के खोला गया विद सम डिफ़िकल्टी, काफ़ी मुश्किल के साथ, कुछ मुश्किल के साथ, आसानी से नहीं खुला, रस्टेड था, पुराने ज़माने से लगता है, काफ़ी दिनों से खुला नहीं। द ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट माइक इन, वो बड़े मियाँ एक तरफ को हट के खड़े हो गए कि माइक अंदर दाखिल हो जाए। देन ही यूज सम एफर्ट टू हीव द गेट शट अगेन, फिर उन्होंने धक्का दे के बड़ी मेहनत से कुछ कोशिश की, बड़ी कोशिश करनी पड़ी उनको कि वो दरवाजे को लहरा के धक्का देकर
दोबारा बंद कर सकें। इट वॉज एपरेंट दैट द गेट हैड नॉट बीन ओपन इन अ लॉन्ग वाइल, और ये बहुत वाजह थी बात कि दरवाज़ा काफ़ी वक्त से खुला नहीं गया। अ लॉन्ग वाइल काफ़ी वक्त से, एपरेंट बहुत ज़ाहिर से, बज़ाहिर बहुत ज़ाहिर सी बात होना। माइक वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू लॉक द गेट। माइक ने इंतजार किया उस बड़े मियाँ का को दरवाज़ा बंद कर लें। मोर फम्बलिंग, मज़ीद टटोलना पड़ा उनको चाबियों को, कहाँ गई किधर गई, सही से जंजीर को लगाने लपेटने में टटोलना पड़ रहा होगा, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हाथ शायद काँप रहे होंगे। दैन ही फॉलोड हिम टू द फ्रंट डोर, और फिर वो मेन जो इमारत थी उसके मेन दरवाजे तक वो उनके पीछे पीछे गया। उन बड़े मियाँ का इंतज़ार किया कि बड़े मियाँ आगे आ जाए, फिर उन बड़े मियाँ के पीछे पीछे ये साहब गए माइक। द बेइंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द हाउस रीच्ड न्यू हाइट्स। वो जो भौंकने की आवाज़ें थी ना, वो जो घर के गहराई में से आ रही थी, यानी घर के अंदर के कमरों में से आ रही थी, वो नई बुलंदियों पर पहुंच गई, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई। माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन। माइक ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो बड़े मियाँ के करीब रहे, और डिटरमाइंडली स्टेइंग टू अ स्टेप बिहाइंड हिम, और उसने जानबूझ के क्या करना शुरू कर दिया, एक कदम पीछे रहना शुरू कर दिया उनसे। कुत्ते आए तो पहले भाई इनके पास आए, मेरे पास बाद में आए। ऑन एंटरिंग द हॉल, माइक वॉज शोन इन टू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम। वो जो जब दरवाज़ा खुलता है तो मेन एंट्रेंस जब आती है तो वो एक हॉल सा होता है जहाँ पे कि पहले आप दाखिल होते हैं, फिर वहाँ से लेफ़्ट राइट चारों तरफ कमरे होते हैं, बड़े घरों में ऐसा होता है। तो जो हॉल में दाखिल हुआ दरवाज़ा खुलने के बाद, तो माइक को दिखाया गया रास्ता एक बड़े और अंधेरे से लिविंग रूम का। लिविंग रूम जो होता है ना, वो कोई भी कमरा ऐसा हो सकता है जो कि एक्चुअली बेडरूम भी नहीं होगा, ड्राइंग रूम भी नहीं होगा। तो वहाँ सोफ़े लगे हो सकते हैं, वहाँ टीवी रखा हुआ हो सकता है, वहाँ नॉर्मली दिन में लोग आके बैठें बातें बातें करें, तो एक जनरल पर्पज़ रूम होता है। तो उस लिविंग रूम के अंदर जो है उसको रास्ता दिखाया गया कि यहाँ चले जाइए। वो थोड़ा अंधेरा भी था वहाँ पे। द हैवी कर्टन्स ऑन द विंडोज केप्ट आउट द लाइट। बड़े भारी भारी से पर्दे लगे हुए थे खिड़कियों पे, जो कि जिन्होंने की रोशनी को बाहर रोके रखा था, रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। ऑल्दो इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून एंड देयर वाज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड। हालांकि इस वक्त 3 बज रहे थे दोपहर के, और बाहर बड़ी चमकती धूप निकली हुई थी। A table lamp in one corner emitted a dull glow, और लेकिन उसके बावजूद एक लैंप जलाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो टेबल लैंप, एक टेबल पे रखा हुआ लैंप था एक कोने में, जिसमें से निकल रही थी। इमिटेड का मतलब निकलना, खासतौर पर रोशनी निकलने को इमिट करना कहते हैं, या आवाज़ निकलने को भी इमिट करना कहते हैं। ही इमिटेड अ साउंड, उसने एक आवाज़ निकाली, तो लैंप में से रोशनी निकल रही थी। अ डल ग्लो, लेकिन वो रोशनी चूँकि कम थी, टेबल लैंप की रोशनी कम होती है धूप के मुकाबले में, तो एक बुझी बुझी सी रोशनी थी, एक दबी दबी सी रोशनी। दैट पार्शली इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेट का मतलब रोशन करना, और पार्शली का मतलब जो पूरा ना हो, ठीक है, जिसने जो है वो जुज़वी तौर पर, उर्दू में कहते हैं जुज़वी तौर पे, जो पूरा ना हो, जुज़वी तौर पे कमरे के एक सेक्शन को, अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द रूम, एक कमरे के छोटे से सेक्शन को, छोटे से हिस्से को रोशन किया हुआ था। पूरा कमरा रोशन नहीं था, लेकिन वो हल्का फुल्का दिख रहा था कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल अंधेरा भी नहीं था, लेकिन रोशनी भी ठीक से नहीं थी। माइक कुड जस्ट मेक आउट, सिर्फ इतना ही बड़ी मुश्किल से अंदाज़ा लगा पा रहा था। जस्ट मेक आउट, बड़ी मुश्किल से अंदाज़ा लगा पाना। द फिगर ऑफ समवन सिटिंग ऑन द सोफ़ा नियर द लैम्प, बड़ी मुश्किल से अंदाज़ा लगा पा रहा था कोई शख्सियत है, कोई है जो कि बैठा हुआ है सोफ़े पे लैम्प के पास। हेलो डियर माइक, एक आवाज़ आई। आवाज़ ने कहा कि हेलो डियर माइक। उन्होंने जो है वो खुशामदीद कहा, ग्रीटिंग केम अ ग्रीटिंग फ्रॉम द शेडोई फॉर्म। वो जो अंधेरे में साए में कोई बैठा हुआ था, उसके जिस्म से एक आवाज़ निकली, यानी उसने एक आवाज़ निकाली, क्या कहा कि खुशामदीद कहा कि आओ भाई माइक, प्यारे दोस्त, प्यारे माइक, खुशामदीद। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, बहुत साल हो गए इस बात को कि हम मिले हों, ठीक है। हालांकि हम मिले हों इसमें कहीं तर्जुमे में नहीं आ रहा, लेकिन जब ये कहा जाता है ना इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, तो कहने का मकसद ये होता है कि हमें मिले बहुत साल हो गए। नबील, इज़ दैट यू? अरे नबील, ये तुम हो? आस्क्ड माइक नर्वसली। माइक ने ज़रा घबराते हुए पूछा। अच्छा, चूँकि बड़े दिन बाद आया है, अजीब सा ही लग रहा है उसको, माहौल भी कुछ अजीब सा है, और अंधेरा अंधेरा सा भी है, और कुत्ते भी मुस्तकिल भौंक रहे हैं, और कुत्तों को उसने तंग भी बहुत किया था बचपन में, तो अभी वो सारी चीज़ें उसको एक साथ याद आ रही हैं। यस केम द रिप्लाई, हाँ हाँ मैं ही हूँ, जवाब आया। द बेइंग कंटिन्यू, वो भौंकना जारी रहा। बट सिंस देयर वाज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, लेकिन चूँकि बज़ाहिर कोई हरकत नहीं हो रही थी कमरे में किसी और चीज़ की, माइक वॉज होपफुल, तो माइक ने सोच रखा था, माइक को पुरउम्मीद था इस बात से, दैट द हाउंड्स वर बिहाइंड अ सिक्योर डोर समवेयर, कि वो जो शिकारी कुत्ते हैं ना, वो कहीं किसी मजबूती से बंद दरवाजे के पीछे हैं, यानी किसी जैसी जगह है जहाँ किसी कमरे में उनको बंद किया हुआ है।
बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट इट वॉज ट्रू। लेकिन उसको पूरी तरह से यकीन नहीं था इस बात पे कि ये सही भी है, बात ऐसा ही है, हो सकता है ना बंदों में खुले हुए अचानक से कहीं से भागते हुए आ जाए। अब वो घबरा रहा है, डर रहा है। माइक एज्ड फॉरवर्ड, एज का मतलब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा के आगे बढ़ना, कि कहीं किसी चीज़ को ठोकर ना लग जाए, एक्चुअली कोई कुत्ता यहाँ लेटा हुआ, मैं उसको लात मार दूँ उड़ जाए और मुझे ही काट ले। तो एजिंग का मतलब आहिस्ता आहिस्ता टटोल टटोल के आगे बढ़ना। तो माइक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा नबील की तरफ, टूवर्ड्स नबील। वेट देयर माइक, अरे अरे रुकना वहाँ पे माइक, एक मिनट, माइक ज़रा इंतज़ार करो। द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम, बाकी कुत्ते तो बेडरूम में बंद कर दिए गए हैं। बट ओल्ड मार्माड्यूक इज अस्लीप हेयर बिसाइड मी, लेकिन वो जो पुराना मार्माड्यूक है ना, वही वाला मार्माड्यूक जिसको तुम जानते हो, तो वो किसी को कहते हैं ना, अरे वो हमारा ओल्ड फ्रेंड, इसका मतलब बूढ़ा नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि वो पुराना जिसको कि हम जानते थे ना, तो वो जो पुराना मार्माड्यूक था ना जिसको तुम जानते थे, इज अस्लीप बिसाइड हेयर बिसाइड मी, वो सो रहा है यहाँ मेरे बराबर में। मार्माड्यूक, अरे मार्माड्यूक, सेड माइक अघास्ट, अब थोड़ा सा घबरा गया था वो, घबराते हुए, परेशान होते हुए। माइक ने परेशान होते हुए कहा, स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक, ट्रैक्स कहते हैं रास्ता, डेड का मतलब मर जाना, लेकिन मरा नहीं एक्चुअली। किसी कोई शख्स चलते चलते एकदम से बिल्कुल रुक जाए तो उसको कहते हैं ही हैज स्टॉप्ड डेड इन हिज ट्रैक्स, तो बिल्कुल ही अचानक से रुक गया चलते चलते। ओल्ड मार्माड्यूक, वो पुराना, वो मार्माड्यूक, वही वाला वो कुत्ता, द डॉग आई यूज्ड टू टीज विद व्हेन ही वाज जस्ट अ पप, वही कुत्ता जिसको मैं परेशान करता था जब छोटा सा पपी था। यस यू रिमेंबर मार्माड्यूक, हाँ रिप्लाइड नबील, नबील ने जवाब दिया, हाँ तुमको याद है मार्माड्यूक। आई डू, स्टटर्ड माइक, माइक ने ना हकलाते हुए बोला, हाँ हाँ मुझे याद है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, वैसे देखो वक्त तो बहुत गुजर चुका है ना। आई होप यू हैव हिम इन अ लीश, और देखो तुमने उसको, मुझे उम्मीद है कि तुमने उसको उस पर पट्टा भी बांध रखा है, हैविंग हिम ऑन अ लीश, तुमने उसको पट्टा बांध रखा है। आई रिमेंबर आई यूज टू वरी हिम नो एंड, क्योंकि मुझे याद है कि मैं उसको परेशान करता था ना ख़त्म होने वाला, नो एंड का मतलब बहुत ज़्यादा, मैं उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, मुझे याद है। आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर दैट फार बैक, मैं नहीं समझता कि उसको इतनी पुरानी बात याद होगी, सैड नबील, नबील ने कहा। ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ, अब लेकिन देखिए ना, ये इनकी उम्र इतनी गुजरी, लेकिन कुत्ते की उम्र ऑलमोस्ट पूरी गुजर चुकी है, 10-12 साल अगर हो गए तो ऑलमोस्ट कुत्ते की पूरी उम्र गुजर चुकी है। तो ही इज़ ओल्ड, अब वो काफ़ी उम्र रसीदा हो गया है, और ब्लाइंड और अंधा भी हो चुका है। एंड लाइक्स टू स्लीप, और अब बस सोते रहना पसंद करता है, बूढ़ा कुत्ता है। एंड बाय द वे, और लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं, मैं वैसे ही बता दूं आपको कि नो ही इज़ नॉट ऑन अ लीश, कि नहीं उसको पट्टा नहीं बांधा हुआ। कैन यू बी श्योर, क्या तुम यकीन से कह सकते हो, आस माइक, माइक ने कहा। श्योर ऑफ व्हाट, क्या मतलब, क्या बात यकीन से कह सकता हूँ, आस नबी, नबी ने पूछा। दैट ही इज अस्लीप, इस बात को यकीन से कह सकता हूँ कि वो सो रहा है, क्या ये पूछ रहे हो। यू कैन हियर हिम स्नोरिंग कांट यू, तुम्हें उसके खर्राटों की आवाज़ आ रही होगी, नहीं आ रही क्या। नो नो, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब माइक विस्पर्ड, माइक ने बहुत खुद सरगोशी करते हुए कहा, विस्पर्ड, सरगोशी की। आर यू श्योर दैट ही डज नॉट रिमेंबर मी, क्या तुमको यकीन है कि वो मुझे याद नहीं करे, याद नहीं रखा होगा उसने मुझे, मतलब उसको अच्छी तरह याद है मैंने उन कुत्तों की कितनी फेंटी लगाई थी, कितना पिटाई की थी, कितना मारा पीटा था, या कितना तंग किया था, तो अब वो मुझे याद तो नहीं रखा होगा उसने। जस्ट देन द स्नोरिंग स्टॉप्ड एब्रप्टली, एब्रप्टली अचानक से ही ना, बगैर किसी तमहीद के, बिला वजह, अचानक से ही वो जो खर्राटों की आवाज़ थी वो रुक गई। द डार्क फॉर्म ऑन द सोफा स्टिर्ड, वो जो अंधेरे सी सही कोई कोई जिस्म था सोफे पे पड़ा हुआ, यानी वो कुत्ता सोफे पे, वो स्टिर किया, वो हिला अपनी जगह से। अ लार्ज हेड वॉज रेड, एक बड़ा सा सर ऊपर उठाया गया। टू ग्रेट नॉस्ट्रिल्स स्निफ द एयर लाउडली, दो बड़े बड़े नथने जो थे उन्होंने हवा को बड़ी तेजी से अंदर खींचा, ऐसे करके। नबील एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड, और नबील और माइक ने बिल्कुल कोई आवाज़ ना निकाली, यानी बिल्कुल दम बखुद हो गए। ओए होए, ये क्या हो गया। देखिए कुछ सीन आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़र आ रहा है, अंधेरे में बंदा बैठा है, ये हल्का सा ये लैम्प चल रहा है, तो कुत्ते ने सर उठाया। अच्छा, अब ये जो कुत्ता इन्होंने देखा है शायद इससे बड़ा ही होगा, जितना जो डर रहा है ना, उसका मतलब एक कुत्ता इससे बड़ा ही होगा शायद, तस्वीर में पूरा नहीं दिखाया इन्होंने। देन देयर वॉज केओस, और फिर तो भाई हंगामा ही मच गया। द डार्क फॉर्म लेफ्ट इन टू द एयर, वो जो अंधेरी सी जगह पे जो शक्ल छवि थी, या जो शक्ल थी, या जो भी था वो, यानी एक्चुअली जो कुत्ता था वो काला सा, उसने छलांग लगा दी हवा में। अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग टू गेट ऑफ द सोफा, बड़ी जल्दी में वो
चलने की कोशिश कर, स्क्रैम्बलिंग कहते हैं पूरे हाथों पाँवों की कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करना। तो उसने बड़ी जल्दी में कोशिश कर रहा था वो आगे बढ़े और सोफे से उतर जाए। स्नॉर्लिंग रेजिंग मार्मेड्यूक, वो गुर्राता हुआ और बड़ा गुस्से में जो है ना मार्मेड्यूक था, लीपिंग फॉरवर्ड, छलांग लगा के आगे आ रहा था टुवर्ड्स माइक, माइक की तरफ। ड्राउंड आउट द बेइंग फ्रॉम द डिस्टेंट बेडरूम। उसने क्या किया, उसके इस सारी हरकत जो अंदर के कमरों में से कहीं से जो भौंकने की आवाज़ें आ रही थी वो भी दब गईं। ठीक है, डाउन का मतलब होगा यहाँ पे डूब जाना, वैसे तो डाउन का मतलब होता है, लेकिन दब गई यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर से भौंकने की आवाज़ें आ रही थी दूर के बेडरूम में से कहीं से, वो इसकी जो स्नॉर्लिंग, वो जो गुर्राहट और ये जो गुस्से में जो उसकी आवाज़ें आ रही थी, तो उसमें उनकी भी आवाज़ें दब गई। ऐसा गुर्रा है, स्टॉप हिम, डू समथिंग, उसको रोको, कुछ करो, स्क्रीम माइक, माइक ने चिल्लाएगा। एंड ही ऑल्सो स्क्रैम्बल्ड बिहाइंड अ लार्ज आर्मचेयर, और वो भी ना लड़खड़ाता गिरता पड़ता, उर्दू में सही इसका बनता है गिरता पड़ता, गिरता पड़ता जो है वो एक बड़ी सी हाथों हाथी वाली चेयर्स जो होती हैं, बड़ी चेयर्स जो होती हैं तो आराम से सुकून से बैठते हैं, उसके पीछे भागा। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, नबील बिल्कुल वक्त पे उसने कुछ एक्शन लिया, नबील ने कोई एक्शन लिया बिल्कुल मुनासिब वक्त पे। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, उसने अपने आप को उस कुत्ते के ऊपर गिरा दिया। थ्रू का मतलब तो फेंकना होता है, लेकिन अपने आप को फेंक दिया मतलब अपने आप को उसके ऊपर गिरा दिया। पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, पिन करना की चीज़ को दबा के रखना, ऐसे दबाना कि वो निकल ना पाए। तो उसने ठीक से दबा के रखा अपने नीचे ज़मीन के ऊपर उसको, उस कुत्ते को, स्लोइंग इट डाउन, कि वो आगे बढ़ना उसका स्लो हो जाए। माइक सॉ हिज चांस, माइक ने देखा कि अभी मेरा मौका है। एंड टुक टू हिज हील्स इमीडिएटली, और फ़ौरन ही खड़ा हो गया, हेडिंग, खड़ा होकर भागना शुरू किया। हेडिंग स्ट्रेट फॉर द फ्रंट डोर, सीधा फ्रंट डोर की तरफ भागा। नबील कुड नॉट कीप द राइडिंग एनिमल ट्रैप्ड फॉर वेरी लॉन्ग, नबील उस फड़कते हुए जानवर को पकड़ के या बंद करके नहीं रख सकता था ज़्यादा देर तक। इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज ही वॉज, क्योंकि वो इतना बड़ा था, तकरीबन उतना बड़ा था जितना बड़ा खुद नबील था। एंड मच स्ट्रॉन्गर, और बहुत ज़्यादा ताकतवर था, ज़ाहिर जानवर है तो इंसान से ज़्यादा ताकतवर था कुत्ता। माइक रीच्ड फॉर द डोर हैंडल, रेंच्ड इट डाउन, पुल्ड ओपन द डोर एंड शॉट आउटसाइड। जो घर के अंदर का दरवाजे से माइक दाखिल हुआ था, वो रीच द डोर, दरवाजे तक पहुंचा, रीच द डोर हैंडल, दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा। रेंच्ड इट डाउन, बड़ी बड़ी ताकत लगा के तेज़ी से घुमा के उसने दरवाजे का जो हैंडल था उसको घुमाया। पुल्ड ओपन द डोर, खींच के दरवाज़ा खोला। एंड शॉट आउटसाइड, भाग निकला तेज़ी से बाहर की तरफ। स्लैमिंग द डोर फर्मली बिहाइंड हिम, पीछे दरवाज़ा बड़ी बड़ी मजबूती से अपने पीछे बंद करते हुए, यानी ऐसे धाड़ करके बंद किया कि मजबूती से बंद हो जाए। ठीक है, पटक दिया दरवाजे को मजबूती से बंद करने के लिए। इट वॉज नॉट अ मोमेंट टू सून, और एक लम्हा भी जल्दी नहीं था ये, मतलब ये कहने का मकसद होता है कि ज़रा सा भी देर करता तो बहुत देर हो जाती। इट वॉज नॉट अ मोमेंट टू सून, इसका उर्दू में मतलब ये बनेगा कि बिल्कुल भी ज़रा सा भी और देर करता तो देर हो जाती और वो कुत्ता बाहर आ जाता। लुकिंग ओवर हिज शोल्डर एज ही रेस्ड फॉर द गेट, माइक सॉ मार्मेड्यूक्स ग्रेट पॉ अप अगेंस्ट द विंडो पेन्स नेक्स्ट टू द डोर। लुकिंग ओवर हिज शोल्डर यानी अपने कंधे से पीछे देखना, मतलब पीछे पलट के देखना, उर्दू में हम इसको कहेंगे पीछे पलट के देखा उसने, पीछे मुड़ के देखा उसने। एज ही रेस्ड फॉर द गेट, जबकि वो दरवाजे की तरफ भाग रहा था, तो माइक ने देखा, माइक सॉ मार्मेड्यूक्स ग्रेट पॉज, के मार्मेड्यूक के बड़े बड़े पंजे जो विंडो पेन्स थे, जो खिड़की, छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी होती हैं, वो उसके साथ लगे हुए हैं, अप अगेंस्ट, उसकी तरफ, उसके ऊपर लगे हुए हैं। यानी वो पिछले दो पाँव के बल खड़ा हो गया और अगले पंजे जो हैं वो उस खिड़की पे उसके लगे हुए हैं। नेक्स्ट टू द डोर, दो दरवाजे के बराबर में छोटे छोटे खिड़कियों की खुलने की जगह होती है। द एनिमल्स लार्ज अनसीइंग आइज ब्लेज्ड लाइक गार्नेट्स एंड हिज टीथ वर बेयर, उस जानवर की बड़ी बड़ी ना देखने वाली और जलती हुई आँखें, तो अनसीइंग क्यों था, क्योंकि उसने बताया था ना कि वो अंधा हो गया था, तो ना देखने वाली लेकिन फिर भी जलती हुई आँखें। ब्लेज लाइक गार्नेट्स, गार्नेट्स एक तरह के पत्थर होते हैं, ठीक है, कीमती पत्थर होते हैं, उन पत्थरों की तरह उसकी आंखें जो है ना वो जल रही थी, रोशन हो रही थी। आपको गार्नेट दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए, ये गार्नेट है, आमतौर पर सुर्ख रंग का होता है, तो कुत्ते की आंखें जो हैं वो एक सुर्ख रंग के पत्थर की तरह जो है ना वो जल रही थी। ब्लेज का मतलब होता है भड़कते हुए, किसी चीज़ में आग लगी हुई, तो वो ऐसे जल रही थी जैसे कि गार्नेट की तरह रोशन हो, तो लाल लाल आँखें उसकी, हालांकि देख नहीं सकती लेकिन फिर भी उन आँखों को देख के डर लग रहा है। एंड हिज टीथ वर बेयर्ड, और उसके दांत जो है ना बाहर निकले हुए थे, मुंह खुला हुआ था,
ठीक है। His ferocious barks and growls had encouraged the other dogs to bay louder. और उसकी बड़ी ख़तरनाक किस्म की ना जंगली किस्म की भौंकने की आवाज़ें और गुर्राने की आवाज़ें जो थी, उन्होंने और इनकरेज किया, इस बात पे उभारा दूसरे कुत्तों को कि वो और ज़्यादा ज़ोर से भौंकें। इट सीम्ड एज इफ़ ऑल द डॉग्स ऑफ द नेबरहुड हैड जॉइंड द कैकोफनी। और ऐसा लग रहा था कि जो पूरा नेबरहुड जो है, पूरा मोहल्ला जो है, उसके कुत्ते जो हैं वो एक साथ मिलके भौंक रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने उसको वर्ड कैकोफनी यूज़ किया, या मतलब बेहंगम सी, बेरब्त सी, एक बड़ी कानों को नापसंद आने वाली आवाज़ें जब एक साथ निकल रही हो ना, तो मुख्तलिफ जानवर मिलकर शोर मचा रहे हो, तो उसको हम यूँ कह सकते हैं। तो और भी नापसंदीदा आवाज़ें एक साथ बहुत सारी आ रही हैं, तो उनको भी कहा जा सकता है कैकोफनी। तो पूरा महल्ले का ऐसा लग रहा था कि कुत्ते जमा हो गए और सब मिल के जो है वो ऐसी अजीब व गरीब आवाज़ में जो है भौंक रहे हैं मिल के। माइक लीप्ड अप एंड ओवर द गेट लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम। माइक जो है ना, उसने छलांग मारी और दरवाजे के ऊपर से कूद गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एथलीट हो, कोई जो है वो स्पोर्ट्स में लेने वाला हिस्सा लेने वाला शख्स हो, कोई बड़ी ही एथलेटिक किस्म का जिस्म रखने वाला शख्स हो, इन हिज प्राइम, और वो अपनी जवानी में बड़ा ज़बरदस्त एथलीट हो, कोई अपनी जवानी के अंदर कोई स्पोर्ट्समैन हो जो कि अब जवान आदमी हो, यानी कि खूब तैयार आदमी। एंड कोलैप्स्ड इन अ हीप ऑन द डस्टी ग्राउंड। और लेकिन दूसरी तरफ छलांग तो बड़ी फुर्ती से मारी उसने, लेकिन दूसरी तरफ पहुंच के जो है वो ढेर हो गया। कोलैप्स मतलब ढेर हो गया, गिर पड़ा। इन अ हीप, एक ढेर की तरह से गिर गया उस मिट्टी वाले ग्राउंड के ऊपर। फिर बिल आखिरकार चूँकि छलांग मारी थी ऊपर से, तो ऊपर से छलांग मारने की बुनियाद वजह से गिर भी गया नीचे। ही स्टूड अप शेकिली, फिर वो बड़ा कपकपाते हुए खड़ा हुआ। स्टिल ब्रेथलेस, सांस अभी भी बहाल नहीं हुई थी। डस्टेड हिज जैकेट, उसने अपनी जो जैकेट थी उसको झाड़ा। एंड ट्राउजर्स, अपने ट्राउजर्स को झाड़ा। विद ट्रेमलिंग हैंड्स, कपकपाते हुए हाथों से। फ्रॉम हिज पॉकेट ही टुक अ लार्ज वाइट हैंकरचीफ एंड वाइप्ड द स्वेट ऑफ हिज ब्रो। अपनी जेब से उसने बड़ा सा सफ़ेद रंग का रुमाल निकाला और अपनी जो आईब्रो थी, जो अपनी भवें थी, उस पे से पसीना, यानी अपने माथे पे से पसीना साफ़ किया। बाय नबील, he called out and waved as he hastily made his way down the road without even turning to look. I'll call you sometimes. I'll call you sometime. Perhaps we can meet in town one day. They never did see each other again. अच्छा भाई, खुदा हाफिज़ नबील, उसने पुकारा और हाथ हिला दिया। और एज ही हिस्ट्री, जैसे जिस वक्त वो बड़ी जल्दी में, हिस्ट्री बड़ी जल्दी में जा रहा था। मेड हिज वे डाउन द रोड, मतलब चल के जा रहा था सड़क के साथ साथ, ठीक है। तो मेकिंग हिज वे मतलब रास्ता बनाना, मतलब चल के जाना। तो विदाउट इवन टर्निंग बैक, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा फिर उसने, और कहा कि आई विल कॉल यू समटाइम, मैं कभी तुम्हें फ़ोन करूँगा, ठीक है, ओके ओके नबील, अल्लाह हाफिज़, बाद मैं फ़ोन करूँगा तुम्हें। परहैप्स वी कैन मीट इन टाउन वन डे, शायद हम कभी मिल सकें, शहर में मिल लेंगे, शहर में आके मुझसे मिल लेना, यहाँ मिलना ज़रूरी तो नहीं था ना। तो शायद हम, परहैप्स शायद हम मिलें कि कभी टाउन में किसी दिन। लेकिन दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, लेकिन वो दोनों दोबारा कभी एक दूसरे से नहीं मिले। इतना खौफ उसको आ गया था उसके अंदर, इन कुत्तों का। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग सी कहानी थी। ये नहीं बताया गया कि कहाँ किसने लिखी, तो हम डायरेक्ट सवालों के जवाबों पे आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड माइक सी व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट, माइक ने क्या देखा जब वो दरवाजे तक पहुंचा। तो यहाँ पे आप जवाब में क्या देखेंगे, माइक सी के बजाय क्या हो जाएगा, चूँकि सवाल पास्ट टेंस में है तो जवाब भी पास्ट टेंस में होगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू दी, इन अकॉर्डेंस टू दी क्वेश्चन जो है वो आंसर होना चाहिए। तो यहाँ माइक सी के बजाय माइक सॉ हो जाएगा। माइक सॉ व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट, तो माइक सॉ व्हाट। तो अब इसके जवाब में आप दो तीन बातें लिख सकते हैं। माइक सॉ दैट द डोर वॉज लॉक्ड विद अ पैडलॉक एंड चेन फर्मली लॉक्ड एंड देयर वॉज अ साइन सेइंग बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो इसको लेकिन ज़रा सही से तफसील से लिखिएगा, अपने अल्फाज में लिखिएगा पूरा, फिर मुझे बताइएगा आपने क्या लिखा। गिव टू रीजन्स वाई माइक डिड नॉट क्लाइम ओवर द गेट। सो देयर वर टू रीजन्स। द टू रीजन्स वाई माइक डिड नॉट क्लाइम ओवर द गेट्स आर, नंबर वन, अब याद करने क्या दो बातें थी। एक तो एक उसको अब जवान नहीं था, तो उतना बच्चा नहीं था, है ना। और दूसरी बात क्या थी, अंदर कुत्ते थे। अब इसको अपने अल्फाज में लिखें, शाबाश। हैड माइक बीन टू द हाउस बिफोर, क्या माइक यहाँ पहले आया था इस घर में। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है। यस, माइक हैड बीन टू द हाउस बिफोर, वी नो दिस बिकॉज, क्यों पता चलता है, माइक ने उसमें खुद बताया ना कि हम बचपन में साथ खेला करते थे। तो ये बात आप यहाँ लिख दीजिएगा।
तो हैड माइक बीन टू द हाउस, यस माइक हैड बीन टू द हाउस। ठीक है, जवाब ऐसे बनेगा इसका। ये हो गया। व्हाट काइंड ऑफ रूम वाज नबील सिटिंग इन, बहुत आसान सवाल है। नबील कैसा कमरा में बैठा था? नबील वाज सिटिंग इन अ डैश 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 रूम। तो उस कमरे का नक्शा खींच दें जिस कमरे में नबील बैठा था। हाउ डिड मोहम्मद ड्यूक रिएक्ट टू माइक? मोहम्मद ड्यूक ने माइक को कैसे रिएक्ट किया, माइक के ऊपर कैसा रिस्पॉन्ड किया, माइक की स्मेल महसूस करके उसने क्या अमल किया? तो वो अमल बताना है कि मोहम्मद ड्यूक ने उठा, फिर उसके नथने फैले। ठीक है, अच्छा इसका जवाब यूँ नहीं होगा क्या, किस्सा बनाएंगे इसका जवाब। तो एक तो जवाब का तरीका ये कि हाउ डिड मोहम्मद ड्यूक रिएक्ट टू माइक, तो जवाब होगा मोहम्मद ड्यूक रिएक्टेड टू माइक बाय। तो वो फिर आगे आप तफसील बता सकते हैं कि उठा, सूंघा, पीछे पड़, छलांग मारी, और आया, पीछे भागा, ये सारी बातों को आप ऐड कर सकते हैं इसमें। हाउ डिड माइक लीव द प्रॉपर्टी? माइक लेफ्ट द प्रॉपर्टी बाय। माइक लेफ्ट द प्रॉपर्टी, लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट होगा डिड की वजह से, और बाय क्लाइंबिंग ओवर और जंपिंग ओवर दी। तो आगे करके जुमला पूरा बना दें, मैंने आपको हिंट तो दे दिया। दीज क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, देखते हैं कितना मुश्किल है। विच वर्ड और फ्रेजेस टेल अस दैट माइक वॉज फ्राइटेंड और ऑफ मोहम्मद ड्यूक? तो अब ये आपने यहाँ से तलाश करके देखते हैं कि वो कौन कौन से अल्फाज हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि माइक घबरा रहा था। एक अघास्ट, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट टेल अस दैट माइक वॉज अफ्रेड ऑफ मोहम्मद ड्यूक आर, और फिर नीचे 1 2 3 4 करके लिख दें आप नेक्स्ट पैराग्राफ करके। और नंबर 1 में आप ये लिख सकते हैं माइक वॉज अघास्ट व्हेन ही लर्न दैट देयर वाज अ डॉग laying beside Nabil, और एंड माइक ऑल्सो आस्क्ड नबील दैट, फिर आगे आप खुद लिखें ना कि वो पट्टा बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है, इस तरह की बातें पूछ रहा था। और फिर ये पूछ रहा था, 3 बातें आएंगी इसमें। इसी बात वो पूछ रहा था कि वो क्या इसको याद तो नहीं होगा। तो हाउ डू यू थिंक मोहम्मद ड्यूक रिकग्नाइज माइक? आपके ख्याल से मोहम्मद ड्यूक ने कैसे रिकग्नाइज किया? इसका मैं कोई हिंट भी नहीं दे सकता क्योंकि ये जवाब पूरा आपने खुद ही समझ के बताना है। और वैसे तो जवाब की हिंट क्या, पूरा जवाब मौजूद है, लेकिन ये जवाब आपने खुद बताना है। ठीक है, आपका क्या ख्याल है मोहम्मद ड्यूक ने कैसे पहचाना माइक को? ठीक है जी, तो ये सवालों के जवाब थे। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर अगेन कोई मुश्किल है तो पहले आप ख़ुद कोशिश कीजिए, आपको फिर कोई मुश्किल हो रही हो तो आप सवाल और फिर सवाल के साथ अपना जवाब मुझे लिख के देंगे, फिर मैं आपको एग्जैक्टली पूरा जवाब बता सकता हूँ। ठीक है, पूरा जवाब बता दूंगा मैं आपको, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर करें प्लीज़। और जैसे मैंने कहा, कोशिश करें बुक से छापें नहीं, या कहीं से आपको पता है इस वक्त जगह जगह अवेलेबल है ईज़िली सारी बुक्स के सोल्यूशन, तो वो छाप लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको समझ में तो अंडरस्टैंडिंग में कोई इजाफा नहीं हो सका आप। तो अगर वक्त लगा ही रहे हैं पढ़ाई में तो क्यों ना फ़ायदा भी उठाएं, और तो फ़ायदा यही होना चाहिए कि आपको जवाब लिखने आएँ। तो आप अपनी कोशिश ज़रूर करें, फिर अगर मुश्किल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करने का असल मकसद है आपका। अगर जवाब अच्छा नहीं बना आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको अच्छा जवाब दे दूँगा, लेकिन अगेन शर्त क्या है कि आप अपना जवाब पहले मुझे भेजेंगे, फिर मैं आपको सही जवाब भी बता दूँगा। ठीक है, ओके भाई, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर या फॉर्म के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।